तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है क्लास 10th के संस्कृत का 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाया गया है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है चैप्टर 1 में कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, यानी कि सूक्ष्म में से भी सूक्ष्म कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया गया है अणु, बी ऑप्शन है आत्मा, सी ऑप्शन परमात्मा और डी ऑप्शन दिया है संसार। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा, यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, तो वह आत्मा है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में दिया गया है कि किसकी जय होती है, यानी कि किसकी जय होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया गया है सत्य, बी ऑप्शन असत्य, सी ऑप्शन क्रोध और डी ऑप्शन दिया हुआ मोह। तो किसकी जय होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सत्य की जय होती है, यानी कि जो सत्य की राह पर चलता है उसकी ही जय होती है, यानी कि 2 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बहती नदी कहाँ मिलती है। तो बहती नदी कहाँ पे मिलती है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है सरोवर, बी ऑप्शन नदी, सी ऑप्शन समुद्र और डी ऑप्शन दिया है तालाब। तो बहती नदी कहाँ पे मिलती है? तो ये बहती नदी समुद्र में आके मिलती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 3 का सी नंबर राइट आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो इसका हो जाएगा आंसर, तो जंतु के जो हृदय में है वह देवता की स्थित है, यानी हृदय रूपी गुफा में देवता स्थित है। 4 का सी नंबर आंसर, यानी कि कोई भी जंतु है उसके हृदय में देवता का वास है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के किस विषय में बताया गया है? तो पहला ऑप्शन दिया है कठोपनिषद, बी ऑप्शन ईशावास्योपनिषद, सी ऑप्शन श्वेताश्वतर और डी ऑप्शन मुंडकोपनिषद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए मुंडकोपनिषद में बताया गया है, यानी कि 5 का डी आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो देवलोक का जो मार्ग होता है वो किससे प्राप्त हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य से। सत्य से ही हम देवलोक का मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। 6 का ए नंबर ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है, यानी कि पृथ्वी लोक नहीं होगा, नर्क लोक नहीं होगा, तो इसमें देवलोक, सत्य से हमें देवलोक का प्राप्त हो सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मृत्यु को वंश में कौन करते हैं। मृत्यु को वश में कौन करते हैं। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यह विद्वान हो जाएगा, यानी कि मृत्यु को वश में विद्वान करते हैं, यानी कि 8 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किसकी जय नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसकी जय नहीं होती है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो असत्य की जो होती है उसकी जय नहीं होती है और सत्य की जय होती है, यानी कि 9 का बी नंबर आंसर असत्य हो जाएगा। राइट आंसर असत्य। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो 10 का क्या हो जाएगा? तो यह परम पुरुष में उपनिषद में महिमा का वर्णन किया गया है। तो क्या? परम पुरुष, यानी कि 10 का डी आंसर। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। इसमें 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ये 100% आने की चांस है कि ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो उपनिषदों की संख्या होती है तो इसका 105 होती है, यानी कि 11 का डी आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है।
तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलम पाठ महर्षि वेद व्यास जी का रचना है, यानी रचनाकार है, यानी कि 12 का सी नंबर राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो यह 5 हो जाएगा इसका आंसर। मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया उपनिषद की संख्या कितनी है? तो ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो 105 है, यानी कि 14 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? यानी आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो किसमें? तो 15 का हो जाएगा ये कठोपनिषद में आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या की गई है, यानी कि 15 का ए नंबर आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो परमात्मा की जो महिमा है का वर्णन किसमें किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईशावास्योपनिषद, यानी कि ईशावास्योपनिषद में परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? किसमें बताया गया है? ज्ञानी लोग जो है और अज्ञानी लोग में अंतर जो है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी में जो अंतर है वह किसमें बताया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कठोपनिषद, बी ऑप्शन ईशावास्योपनिषद, सी ऑप्शन श्वेताश्वतर और डी ऑप्शन दिया मुंडकोपनिषद। तो ये दिया गया। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यह किस में दिया गया? तो श्वेताश्वतर में, यानी कि 17 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर में क्वेश्चन में दिया है कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का डी, यानी कि हिरण्मय पात्र से जो है सत्य का मुख ढका हुआ है। तो यह मंगलम पाठ में दिया गया है कि सत्य का मुख किससे ढका होता है? तो हिरण्मय पात्र से, यानी कि 18 का डी आंसर। 19 का दिया गया है कि सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना कहाँ हो जाएगा? तो सत्य का खजाना देवलोक में है, यानी कि सत्य का खजाना देवलोक में ही है। चलिए चैप्टर 2 अब मैं पाटलिपुत्र वैभवम के देखते हैं। चैप्टर 2 का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। यार इसका आप क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन आंसर दिया गया है 20 नंबर में कि गोल घर कहाँ अवस्थित है? यानी कि गोल घर कहाँ स्थित है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा पटना, यानी कि गोल घर पटना में स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष पुराना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? यानी कि किस काल में था जो कि पटना का नाम प्रसिद्ध हो गया, मतलब पहले नहीं था तो किस काल में? तो इसका आंसर 22 का क्या हो जाएगा? तो यह मध्यकाल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो यह पाटलिपुत्र में अवस्थित है, तो इसका डी आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन में कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पतनाथ, यानी कि 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? तो पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गुरु गोविंद सिंह का पाटलिपुत्र में जन्म स्थल है, यानी कि 25 का सी नंबर आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो एशिया का सबसे बड़ा सेतु कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि गांधी सेतु। 26 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज, जो कि यूनान का राजदूत था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार की जो राजधानी है वो पटना है, तो उस समय पटना का नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था, तो बिहार की राजधानी पटना हो जाएगा। तो पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार की। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा पटना में, कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो 29 का सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नगर की पालिका देवी कौन है। तो नगर की जो पालिका देवी है उसका नाम है पटन देवी, यानी कि 30 का सी नंबर राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो कमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया वैशाली, बी ऑप्शन गया में, सी ऑप्शन पाटलिपुत्र में और डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का सी नंबर ऑप्शन, यानी कि पाटलिपुत्र में। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यानी कि किसके जो शासन काल में थे जो कि पाटलिपुत्र की व्यवस्था जो रक्षा व्यवस्था थी तो दिखने में जो अच्छे लग रहे थे, तो वो किसकी उत्कृष्ट थी, यानी कि किसके शासन काल में, जो कि पटना की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, तो वह किसके काल में थी। तो 32 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना की स्थिति बहुत ही अच्छा थी। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है। तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा कि पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुसुमपुर। यानी कि पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या था, यानी कि नामकरण जो होता है तो वो पहले पाटलिपुत्र का नाम क्या था, तो कुसुमपुर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए कूटनीतिमता के रचनाकार कौन है, यानी कूटनीतिमता के रचनाकार कौन है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दामोदर गुप्त। यानी कि कूटनीतिमता के रचनाकार कौन है, तो दामोदर गुप्त है। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। तो चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का, यानी कि 35 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर में क्वेश्चन में दिया है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, और ये बहुत ही ज़्यादा VVI है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में, यानी कि गौतम बुद्ध काल के में नाम क्या था, तो पाटलीग्राम था। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, यानी बहती है। पटना की किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट नंबर हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि उत्तर दिशा में। 38 का सी नंबर आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यह बुद्ध के काल में। चलिए चैप्टर नंबर 3 की ओर के क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि चैप्टर 3 का नाम है अलस कथा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मैथिली कवि कौन था। तो मैथिली कवि कौन था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मैथिली कवि विद्यापति था, यानी कि 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अलस कथा किस प्रकार की कथा है। तो अलस कथा किसी का कथा थी, तो इसका 41 का आंसर हो जाएगा व्यंग्यात्मक, यानी कि व्यंग्यात्मक कथा थी। तो अलस कथा किस प्रकार की कथा थी, तो व्यंग्यात्मक। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो अलस कथा पाठ के लेखक कौन थे, तो विद्यापति थे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, यानी कि अलस कथा में जो आग लगाई गई थी तो वह क्यों लगाई थी, इसका क्या कारण था। तो 43 का आंसर हो जाएगा कि पहला ऑप्शन है जो जाड़े के कारण, बी ऑप्शन आलसियों की परीक्षा के लिए, सी ऑप्शन मच्छर के कारण, यानी डी ऑप्शन दिया है बिना किसी के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अलसशाला में आग क्यों लगाई थी, तो क्यों आलसियों की परीक्षा के लिए, क्योंकि धूर्त आलसी भोजन के लिए कहाँ घुस गए थे, अलसशाला में घुस गए थे। तो 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। तो इसमें किस महत्व का वर्णन किया गया है, तो 44 का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि मानव गुण का। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गरीबों और अनाथों को जो प्रतिदिन भोजन कराते थे वो उसके नाम क्या थे। तो 45 का आंसर हो जाएगा या वीरेश्वर थे, यानी कि 45 का डी राइट आंसर हो जाएगा वीरेश्वर, जो कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते थे। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। तो कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया धूतों की,
बी ऑप्शन पत्तियों की, सी ऑप्शन बचालों की, डी ऑप्शन आलसियों की। तो 46 का आंसर हो जाएगा आलसियों की, राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अलससाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। तो अलससाला में जब आग लग गई थी तो उसे कौन देखकर भाग गए। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूर्त लोग, यानी कि आलसी लोग जो थे अलससाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए, तो धूर्त लोग भाग गए। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कौन कुछ नहीं कर सकता, यानी कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलसी जो थे, तो भीषण भूख लगने पर भी वो कुछ नहीं कर सकता। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। तो वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ पे रहता था। तो 49 का आंसर हो जाएगा मिथिला में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। तो आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र, यानी कि खाने और पहनने के वस्त्र देते थे। तो 50 का आंसर हो जाएगा वीरेश्वर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आलसी पुरुष कितने थे। तो आलसी पुरुष कितने थे। तो उसमें आलसी पुरुष 4 थे, यानी कि 51 का सी नंबर आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलस का, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जी प्रसिद्ध था। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। तो अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा पुरुष परीक्षा से। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, यानी कि इसमें पुरुष परीक्षा से लिया गया, से संकलित है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मिथिला का मंत्री कौन था। तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था, यानी कि 55 का डी आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवाया जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने के कारण वीडियो को आप लोग को यहीं तक बता दिया जाता है। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बच जाएगा उसको अगले वीडियो में आप लोग को बता दिया जाएगा। तो वीडियो लंबा हो जाने के कारण आज तक यहीं तक आप लोग को समाप्त कर देते हैं। तो वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा।